हेलो चो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो आज फिर से टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा लेक्चर लेके वही शारदा क्लासेस वाला उपस्थित है, और वही आपका छोटा सा प्यारा सा जो यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस का है उसी पे अवेलेबल है। तो आज हम आप लोग के बीच टारगेट पॉलिटेक्निक के प्रिपरेशन के लिए टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में आपके बीच बहुत ही बेहतरीन लेक्चर लेके आए हैं। और आज जो मेरा लेक्चर होने वाला है बेटा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर आपको फिजिक्स का होने वाला है। और फिजिक्स के भी लेक्चर अब जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनका कंप्लेन, और बहुत सारे बच्चे लाइव बार बार कहते हैं। तो आप लोग का वेट बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, 1 से 2 दिन के अंदर आपको। वैसे आपका एग्जामिनेशन का डेट प्रोसीड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली उम्मीद करते हैं कि आप 5, 7, 8 दिन हमसे लाइव क्लास ले सकते हैं। तो लाइव क्लास में तो मज़ा ही कुछ और होगा। आप और हम सब आदमी एक साथ होंगे तो पढ़ने का मज़ा जो है, ये जो अभी दिखाई दे रहा है इससे फार बेटर हो जाएगा, बहुत बेटर हो जाएगा, लगभग इनफाइनाइट टाइम्स बेहतर हो जाएगा। क्योंकि उस समय बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस या बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे। आज तो मैं आपको, वैसे कोशिश तो हमारी होती है कि मैक्सिमम का मैक्सिमम कंटेंट जो भी हो एक भी आपसे न छूटे, कहीं से कुछ छोड़ा ना जाए, ऐसे तो हम आपको डिलीवर करते ही हैं, कोशिश होती है हमारी। लेकिन उस समय जो भी छूटने वाला होगा उसको आप पकड़ेंगे, जो आप जिसको नहीं पकड़ेंगे उसको हम पकड़ेंगे, और ऐसे करके तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि सब देखेगा और ये यकीन हो जाएगा सबको कि वास्तव में एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से तोड़ तोड़ के समझाया जाता है। तो आज आप ही के यूपी का बहुत बेहतर क्वेश्चंस, एक एक सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके लगभग 2, 3, 4, 5 साल बैक का क्वेश्चन है, बिल्कुल अर्जेंट क्वेश्चन बेटा, जिस क्वेश्चन को रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा बैक हम नहीं गए हैं इसमें, 5-6 साल के रेंज का क्वेश्चन आपको लगभग 2018, 19, 20, 21, 22 यही रेंज आपका रखा गया है। और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ भी रहे, कॉन्सेप्ट तो शारदा क्लासेस देता ही रहा है, शुरू से देता रहा है। एक एक क्वेश्चन आप और भी चैनल को टच करते होंगे, या दूसरे भी बच्चे आपके कहीं अगर होंगे पढ़ते होंगे, तो मैं भी लगभग 100 प्लस आपको लेक्चर, 110 लेक्चर आपके बीच डिलीवर कर चुका टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में। तो आप वहां देख सकते हैं, और को भी बताइए। अब आप बेहिचक बता सकते हैं, आपका सिलेक्शन बेस्ट माना जाएगा, नो डाउट आपका सिलेक्शन औरों से बहुत बेस्ट माना जाएगा। 2-4 लेक्चर भी अगर बच्चा कोई देख लाता है, आपके मित्र सहपाठी जो भी है उसको शेयर कीजिए, 1-2 को शेयर करके देखिए, आपको यकीन दिलाते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि उसको भी ये लेक्चर बहुत बेहतरीन लगेगा। तो चलिए आज का एक प्यारा सा और छोटा सा जो लेक्चर है वो स्टार्ट किया जाए। और इस लेक्चर में आपको अर्जेंट क्वेश्चंस बेटा लाया गया है, जो अर्जेंट क्वेश्चंस है, बिल्कुल अर्जेंट क्वेश्चंस जो आपको अर्जेंट ईयर में पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चंस को लाया गया है। और एक एक क्वेश्चन को आपका बुक जो या औरों जगह पढ़े हैं सो, और हम जो पढ़ाने जा रहे हैं सो, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस दिखेगा, बहुत सारे अंतर दिखेंगे, और तरीका आपको बिल्कुल डिफर करेगा, नो डाउट। तो चलिए इस लेक्चर में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं उम्मीद और विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग एग्जामिनेशन से निकलेंगे तो एक बार ज़रूर याद कीजिएगा कि शारदा वाला जो कहा था वो बहुत ही परफेक्ट कहा था, नो डाउट, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्वास पर तो ये दुनिया टिका हुआ है, तो हमारे आपके बीच में जो बॉन्डिंग होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनिट कन्वर्सन से क्वेश्चन है। यूनिट कन्वर्सन का बहुत सारे तरीका होते हैं, मैं आपको यूनिट कन्वर्सन का बहुत सारा क्वेश्चन इसमें डाले हैं। वो यूनिट कन्वर्सन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स माने जाते हैं। मैं आपको इस यूनिट कन्वर्सन में बहुत सारे चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा, बहुत सारे चीज़ सिखाऊँगा भी। तो चलिए इसमें जब बनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शारदा वाले क्या सब सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या औरों से हट के क्या सब बताने जा रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम उससे पहले पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन बेटा हमारा है, क्या कहता है कि रेडियस ऑफ
हाइड्रोजन एटम इज 5.1 इंटू 10⁻⁻11 ऊपर है इतना मीटर। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एंगस्ट्रम इज, अब क्या है, कुछ नहीं है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का त्रिज्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या इतना है, 10⁻11 है, -11 मीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या एंगस्ट्रम में कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनिट कन्वर्सन। ये आपका क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, तो यूनिट कन्वर्सन पर बेस्ड है। तो चलिए यूनिट कन्वर्सन में किसका यूनिट कन्वर्सन है जरा ये पढ़ लेते हैं और उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप हमारे साथ बनेंगे तो पहला क्वेश्चन में ही धमाल मचा के रख देना है, लेकिन बेटा उससे पहले आपको याद होगा अंगूठा का निशान लगाना नहीं भूलना है। मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोग लगा दिए होंगे। तो चलिए लगा दिए, लाइक शेयर भी कीजिए। बेटा मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा एक बच्चा अगर एक बच्चा को शेयर करता है, एक बच्चा मेरा एक बच्चा को शेयर करता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे लिए वो 1,00,000 गुना के बराबर, ठीक है। और आपको भी ये रिस्पॉन्स मिलेगा कि भाई तू कहाँ से ढूंढ लिया ऐसा चैनल, ठीक है। तो ये ऑफलाइन में तो मज़ा आ ही रहा है, ऑनलाइन में भी बहुत मज़ा आएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो बेटा ये यूनिट जो आपको दिखाई दे रहा है, मीटर को एंगस्ट्रम में चेंज करना है, ये आपको किस में दिया गया है, मीटर में, और ये आपको किस में दिया गया है, एंगस्ट्रम में। ये आपका क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर तो एक लाइन में दिखाया जा सकता है, लेकिन बेटा आंसर दिखाना शारदा क्लासेज वाला सीखा कहाँ, शारदा क्लासेज वाला कभी आंसर दिखाना सीखा नहीं। तो आज आपको कैसे आंसर दिखा देगा शारदा वाला, ऐसा नहीं कर सकता है शारदा वाला, आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि आप लोग चुनिंदे स्टूडेंट हैं जो शारदा वाला को बेसिक स्ट्रेंथ से 0 से कॉपरेट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास मीटर को, तो पहले आपके पास ये जो क्वेश्चंस है, आज हमारे पास ये क्वेश्चंस आया है, हो सकता है हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए ये आपका लेंथ कन्वर्सन का बेटा चीज़ है, लंबाई का कहानी है, और लंबाई के यूनिट पर कहानी है, लंबाई पर है कि मीटर को एंगस्ट्रम में चेंज करेंगे। तो आपको शायद पता होगा कि 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इट मीन्स क्लियर, 1 एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर, ये भी आपका यूनिट किसका होता है, लेंथ का होता है। अच्छी बात है, हम जान गए। तो यहाँ से 1 मीटर जो हो जाएगा, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कि 1 मीटर जो हो जाएगा वो हमारा 10⁻10 एंगस्ट्रम के बराबर हो जाएगा। और इज इट क्लियर कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आपका कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन का रेडियस जो है वह हाइड्रोजन का आपका कितना दिया हुआ था, तो 5.1 इंटू 10⁻11 कितना दिया हुआ है, इतना मीटर दिया हुआ है। आपको एंगस्ट्रम में पूछ रहा है, तो 5.1 इंटू 10⁻11 इंटू मीटर को एंगस्ट्रम में चेंज कीजिएगा तो 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रम है, 10⁻10 एंगस्ट्रम डाल देंगे। और इज इट क्लियर कि आप समझ पा रहे होंगे कि 5.1 हो जाएगा, ये पावर सेम है तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, -11 आप +10 हो जाएगा, इतना एंगस्ट्रम हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5.1 इंटू 10⁻1 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कीजिएगा आप तो 5.1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5.1 हो जाएगा। और उसके बाद 5.1 के बाद क्या आएगा वो ज़रा देख लीजिएगा, इधर आ गया था इसमें। अब इसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा तो 5.1 हो जाएगा, और इसको नीचे लगेगा तो 10 हो जाएगा, इतने एंगस्ट्रम हो जाएंगे। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.51 एंगस्ट्रम हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दिया। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन तो बन गया, क्या जरूरी है कि यही क्वेश्चन पूछा जाए? मैंने इससे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इसी सेट में लेके आए हैं, जो बेसिक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लेंथ का कन्वर्सन सीखेंगे तो बेटा आपको कुछ चीज़ याद होना चाहिए, कुछ चीज़ें याद होना चाहिए। मैं आपको कुछ चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिएगा। लेंथ का कन्वर्सन में आपको पता होना चाहिए कि 1 फुट जो होता है, फुट का यूनिट सुना है। हमारे पास सिस्टम जो होते हैं, कई एक सिस्टम होते हैं, सिस्टम क्या सब होता है ज़रा वो ध्यान से देखिएगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास कई एक होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका झलक दिखा दूं तो शायद आप खुश हो जाएंगे। एक आपका कौन सा सिस्टम होता है, MKS सिस्टम होता है, एक आपका CGS सिस्टम होता है, एक आपका FPS सिस्टम होता है, एक आपका SI सिस्टम होता है। ये 4 सिस्टम आपके सामने हम आपको दर्शा रहे हैं, ये 4 सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा। फटाफट इन चारों सिस्टम को
देखते हैं कि ये चारों सिस्टम क्या होता है। तो ये सिस्टम जो आपके सामने बेटा हम लिखे हैं, ये सिस्टम आपका क्या होता है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये आपका एम से आपका क्या हो गया, तो मीटर केजी सेकेंड, इसको मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है। ये आपका सीजीएस सिस्टम, इंडियन सिस्टम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये आपका ब्रिटिश सिस्टम है, इसको कहा जाता है फुट पाउंड सेकेंड। और ये आपका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स है। तो ये 4 सिस्टम हमारे पास यूज के होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ। 1 फुट जो होगा वो कितना इंच के बराबर होता है, तो 12 इंच के बराबर होता है। कितना इंच के बराबर होता है, 12 इंचेज के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। 1 इंच जो होगा वो कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नो डाउट ये आप समझ रहे होंगे, 1 इंच आपको इतना के बराबर होता है। 1 रॉड जो होता है वो आपको पता होगा कि 1 रॉड कितना के बराबर होता है, तो 1 रॉड बेटा 16 मीटर के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 16 मीटर के बराबर होता है। 4 सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। मुख्य रूप से ये मास का यानी लेंथ का, मास का और टाइम का, ये 3 चीज़ का ही ये सिस्टम होता है। अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मैं टॉपिक पे आ रहा हूं, जो टॉपिक आपको पढ़ना था। अब इसके बाद आपके पास बहुत सारे यूनिट आते हैं। यूनिट क्या आता है वो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 रॉड इतना हो गया, वैसे ही आपका 1 एंगस्ट्रम जो हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रम, वो 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर हो जाएंगे, तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं जो यूनिट आपके बीच परोसने जा रहा हूँ वो आप याद रखिएगा। क्या सब, वो ध्यान से सुनिएगा। आपका 10 मिलीमीटर जो होता है, 10 मिलीमीटर आपको 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 10 सेंटीमीटर जो होता है आपका 1 डेसीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद 10 डेसीमीटर जो होता है वो आपको 1 डेकामीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो डेकामीटर के बराबर होता है। उसके बाद 10 डेकामीटर जो होगा वो आपको कितना के बराबर होगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका 1 हेक्टोमीटर के बराबर हो जाएगा। 1 हेक्टोमीटर जो 10 हेक्टोमीटर जो हो जाएगा वो आपको किसके बराबर होगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसी, अच्छा मिली सेंटी डेसी मीटर। एक सेकेंड, एक स्टेप इसमें गायब हो गया है, उस स्टेप को हम इंक्लूड कर दें तब ज़रा सा आगे बढ़ा जाए। तो इसमें आपका गायब क्या हो गया वो ज़रा सा देखते हैं। मिली सेंटी डेसी के बाद मीटर होगा, तो यहाँ पर 10 डेसीमीटर जो हो जाएगा वो आपको 1 मीटर के बराबर होगा। 10 मीटर जो हो जाएगा वो आपको 1 डेकामीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डेकामीटर के बराबर हो जाएगा। 10 डेकामीटर जो हो जाएगा वो आपको कितना के बराबर होगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका 1 हेक्टोमीटर के बराबर हो जाएगा। 10 हेक्टोमीटर जो हो जाएगा वो कितना के बराबर होगा, तो 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको ध्यान में रखना, ये आपके फंडामेंटल ऐसे कॉन्सेप्ट है जिससे आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आपको क्या होगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बार बार जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको ध्यान में रखना होगा। जब तक आप ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको हम एक वर्ड देते हैं, जिस वर्ड को बेटा आपको याद रखना है। ये वर्ड क्या होगा, तो मसडम डहकम, ये वर्ड आप याद रखेंगे। मसडम डहकम को याद रखेंगे। और ये वर्ड आपको क्यों दे रहे हैं, तो इसको याद करने के लिए। इसका मतलब होता है मिलीमीटर, ठीक है। इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है डेसीमीटर, और इसका मौ का मतलब होता है मीटर, इसका मतलब होता है डेकामीटर, ठीक है। इसका मतलब होता है हेक्टोमीटर, और इसका मतलब होता है किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आएगा। ये आपको किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ऊपर से नीचे जाइएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर से नीचे जाएंगे, जब लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो 10 से गुना होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आइएगा तो 10 से भाग होगा। नीचे जैसे 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1 किलोमीटर, तो 1 2 3 स्टेप, तो 10 गुने 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा भाई, 1000 मीटर हो जाता है। देख रहे हो, जब नीचे से इसमें हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो
तो आपको 10 से गुना करना होगा और ऊपर से नीचे की ओर आइएगा तो 1/10 से आपको गुना करना होगा या 10 से भाग करना होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है। वैसे इसी से लिखिएगा तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए मीटर के बाद सेंटीमीटर यानी 2 यूनिट, तो 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, 100 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको इधर से आप चलेंगे 1 मीटर बराबर तो 10 गुने 10 गुने 10 तो कितना मिलीमीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको बेसिकली ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन तो मैंने आपका बना दिया पहले ही, तो ये आपको लेंथ का कन्वर्सन है वो आपको ध्यान में रखना होगा। एक चीज़ और मैं बेटा बता दूं आप लोग को, क्वेश्चन जब आ गया है तो आप एक चीज़ और हमसे जान लीजिए कि आपको मैं कुछ चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप यूनिट लिखने का तरीका भी जान लीजिए। लेकिन इससे पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम चेंज कर ले तब आपको समझ में आएगा। माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, पीपो, मेम्टो, हॉटो। ठीक है, आप कुछ चीज़ याद रखिए, जो आपको निगेटिव में यूनिट आएगा वो आपका माइक्रो हो गया। ठीक है, माइक्रो के बाद आपका नैनो हो गया, नैनो के बाद आपका एंगस्ट्रम हो गया। ठीक है, एंगस्ट्रम हो गया, एंगस्ट्रम के बाद आपका पीको हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड है सफिक्स जो आपको याद रखना होगा। पीको हो गया, ठीक है, नैनो के बाद आपको माइक्रो, नैनो, पीको। ठीक है, उसके बाद फेम्टो, ऑटो। ठीक है, पीको, फेम्टो, ऑटो, ये सब कुछ वर्ड है जो आपको याद रखना होगा। अब इसमें क्या कीजिए, मीटर लगा दीजिए। माइक्रोमीटर अगर देगा तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर जो होगा वो कितना मीटर के बराबर हो जाएगा, तो 10⁻⁻⁻6 मीटर के बराबर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर आपको कहीं लिखा हुआ है तो 1 नैनोमीटर कितना के बराबर, तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होगा। 1 एंगस्ट्रम जो हो जाएगा वो कितना मीटर के बराबर, तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर हो जाएगा। 1 पिकोमीटर अगर लिखेंगे 1 पिकोमीटर तो 1 पिकोमीटर बेटा कितना के बराबर हो जाएगा, तो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर हो जाएगा। वैसे ही आपको 1 फेम्टोमीटर अगर दे दिया जाए तो 1 फेम्टोमीटर कितने के बराबर हो जाएंगे, तो 1 फेम्टोमीटर आपका 10⁻⁻15 मीटर के बराबर हो जाएगा। वैसे ही 1 ऑटोमीटर आपको दे दिया जाए तो 1 ऑटोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 10⁻⁻18 मीटर के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻⁻18 मीटर के बराबर हो जाएगा। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे इसका यूनिट हम लोग निगेटिव में लिखते हैं वैसे ही आपका यूनिट आपको पॉजिटिव में लिखा जा सकता है। तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, इग्जा। ठीक है, डेका, हेक्टो, ध्यान से देखिएगा, डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, तो ये सब आपको पॉजिटिव में, ये निगेटिव पावर का यूनिट दिखाए हैं। ऐसे ही आपको पॉजिटिव पावर के कुछ यूनिट होते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, पानी पी लेते हैं। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्जा। मेगा, गीगा, टेरा, पेरा, इग्जा, ये आपके कुछ यूनिट है जो आपको पॉजिटिव वैल्यू को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, पेटा, इग्जा। ठीक है, तो ये सब कुछ वैल्यू है जो आपको पॉजिटिव यूनिट को दिखाएगा। तो 1 डेका मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻, इस सब में क्या लगा दीजिए, तो मीटर लगा दीजिए। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, सब में आपको मीटर लगा रहा हूँ। ठीक है, और ये सब में 1 डेका मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 मीटर के बराबर हो जाएगा, 10 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 हेक्टोमीटर जो हो जाएगा सब में मीटर लगा दीजिए। 1 किलोमीटर जो हो जाएगा वो 100 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो 1000 मीटर के बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर। 1 मेगामीटर जो हो जाएगा आपको, 1 मेगामीटर कितना मीटर के बराबर होगा, 1 आपको गीगामीटर कितना के बराबर होगा। उसके बाद 1 टेरामीटर जो हो जाएगा वो आपको किसके बराबर हो जाएगा, और 1 पेटामीटर जो हो जाएगा
1 पेटामीटर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, और 1 एक्जामीटर जो हो जाएगा वो कितने मीटर के बराबर होंगे, यही आपको बताना है। तो 10 10 के मल्टीपल में बढ़ते जा रहा है आपको, 18 15 12 9 6, यानी ऊपर से आप देखिएगा तो मेगा से जब चलिएगा तो 3 3 के मल्टीपल में आपको 10 पे पावर 3 है, तो 1 मेगा, माइक्रो का उल्टा बेटा मेगा होता है। तो ये आपको 10 टू दी पावर, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 3 मीटर, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 मीटर के बराबर, ये 10 टू दी पावर 9 मीटर के बराबर, ये 10 टू दी पावर 12 मीटर के बराबर, ये 10 टू दी पावर 15 मीटर के बराबर, और ये 10 टू दी पावर 18 मीटर के बराबर। मैंने सारा कन्वर्सन आपको यूनिट का रख दिया, तो ये सारे के सारे जो वैल्यू आपको दिखाया गया है, इस टोटल को बेटा प्रीफिक्स बोलते हैं, जो वैल्यू के मान को चेंज कर देता है, वैल्यू के मान को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ये सारे प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं जिससे वैल्यू के मान को चेंज करते हैं, और इधर भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स। मीटर से पहले जितना भी वर्ड आपको लिया गया है वो सारे के सारे, एंगस्ट्रम तो अलग चीज़ है, एंगस्ट्रम को छोड़ दो, ये सारे जो होते हैं ये सारे के सारे आपको प्रीफिक्स होते हैं जो वैल्यू को चेंज कर देता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि बेसिक चीज़ इसमें आ गया है, तो जब तक बेसिक नहीं जानिएगा तब तक फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। अब मैं यूनिट लिखना बेटा सिखाता हूं आपको। यूनिट आप अगर लिखते हैं तो पहला चीज़ जान लीजिए कि किसी भी साइंटिस्ट के नाम से अगर किसी का यूनिट लिखा जाता है तो वैज्ञानिक के नाम के उपाधि में जो यूनिट लिखा जाएगा वो आपको स्मॉल लेटर से होगा। अगर कहीं आपको फोर्स का यूनिट, बल का यूनिट न्यूटन होता है तो ये सही होगा, और कहीं आप ऐसे लिख दीजिएगा न्यूटन तो ये गलत होगा, ये वैज्ञानिक का नाम है, ये यूनिट का नाम है। और सिंबल में कहीं ये लिखिएगा तो ये सही होगा, और स्मॉल एन लिखिएगा तो गलत होगा। वैसे ही आप अगर कहीं जूल लिखते हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है तो जूल होता है, वो आपको पता होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप जान ही रहे होंगे कि फोर्स का यूनिट जूल होता है। तो ये आपका किसका यूनिट था, तो फोर्स का यूनिट था। और यहाँ दूसरा किसका लेते हैं, वर्क डन का ले लेते हैं। तो वर्क डन का जब यूनिट लिखिएगा तो वर्क डन का जूल होता है, वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है। W बराबर एफ न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, जूल भी लिखते हैं। तो जूल अगर लिखिएगा तो जूल वैज्ञानिक के नाम से है, तो जूल स्मॉल लेटर से होगा तो सही है। और कहीं ऐसे आप जूल लिख देते हैं तो ये वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा, ये यूनिट में गलत हो जाएगा। कैपिटल जे से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल जे से अगर सिंबल रिप्रेजेंटेशन का लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, यूनिट लिखने में आपको ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान में रखना होगा कि आपको मान लीजिए कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, तो बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड लिखिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। कहीं आप मीटर लिखते हैं और ऐसे करके सेकेंड लिखते हैं तो बेटा ये भी आपका गलत हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड लिखिएगा तो ये आपका सही हो जाएगा। और कहीं आप ऐसे लिखते हैं कि मीटर और पर सेकेंड लिखते हैं ऐसे करके या माइनस करके तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो किसी भी यूनिट को अगर पूरे वर्ड में और फुल फॉर्म में लिखते हैं हम लोग तो वो सही होता है, नहीं तो पूरा को शॉर्ट में लिखा जाता है। पूरा को किस में लिखा जाता है, शॉर्ट में लिखा जाता है। ये चीज़ आपको यूनिट का नाम लिखने में, वैज्ञानिक के नाम से अगर किसी भी यूनिट का नाम रखा जाता है, जैसे न्यूटन हो गया, जूल हो गया, ये सब रखा जाएगा तो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे, कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे। लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर से करते हैं। जब न्यूटन लिखे तो एन लिखे ऐसे करके। अगर मान लो कि आपको कहीं दिया है मोल पर सेकेंड कहीं लिखना है, किसी का यूनिट है, जैसे कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर सेकेंड होता है, तो मोल पर सेकेंड अगर दोनों पूरा लिखेंगे तब सही होगा। मोल को पूरा लिख दीजिए और सेकेंड को आधा लिख दीजिए, यानी सिंबल में सेकेंड को, गलत हो जाएगा। मोल को क्या कीजिए, सिंबल में लिख दीजिए और सेकेंड को क्या कीजिए, पूरा लिख दीजिए, तब भी ये क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। और दोनों को सिंबल में लिखिए, मोल लिखिए और इधर सेकेंड लिखिए तो ये सही हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग लिखा करते हैं, ठीक है। कभी भी किसी भी यूनिट को लिखिए तो उसमें एस नहीं लगाइए, प्लुरल में नहीं लगाइए। आपको अगर 1 सेंटीमीटर आप बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर है तो बच्चा ऐसे करके CMS लगा देता है। ये बेटा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। 100 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड तो इसमें दे दिया कि 100 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर्स का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा। अगर 1.2 भी हो गया तो ये क्या हो गया, 100 इसका 1.2 यानी कितना हो जाएगा, यह आपको 120 हो जाएगा। तो सेंटीमीटर, तो कोई भी यूनिट अगर हम लिखेंगे तो यो यूनिट के आगे यूनिट को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। कहीं लिखा हुआ है 1 मीटर तो सिंपली मीटर लिखेंगे। अगर 1 मीटर कहीं लिखा हुआ है
तो सिंपली उसको क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। और कहीं 1000 मीटर है तो इसको 1000 मीटर ही लिखेंगे, मीटर्स नहीं लिखेंगे। कहीं भी लिखा हुआ है 10 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर लिखेंगे, 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर ही लिखेंगे, 1000 किलोमीटर है तो 1000 किलोमीटर ही लिखेंगे। किलोमीटर्स अगर लगा देंगे तो गलती हो जाएगा, मीटर्स अगर लगा देंगे तो गलती हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये सब कुछ सिस्टम है। और भी मैं आपको कुछ बताता हूँ, कहीं लिखा हुआ है जैसे सेंटीमीटर क्यूब, हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब पढ़ते हैं ना, तो मीटर क्यूब पढ़ते हैं, तो ये सीएम पूरा पर क्यूब होगा। सेंटी आपका प्रीफिक्स है तो पूरा पर क्यूब लिखेंगे, न कि सेंटी या मीटर क्यूब मतलब सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो मैंने लेंथ का पूरा कन्वर्सन आपको सिखा दिया। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन टकराया था, मैंने केमिस्ट्री की तरफ पूरा ऑपरेट कर दिया, एक एक चीज खोल के आपके सामने रख दिया। इससे ज़्यादा लेंथ का कॉन्सेप्ट आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। 11 12 कहीं भी जाइए, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। यूनिट जो आप लिखते हैं, बचपन से गलती करते आ रहे थे, वैज्ञानिक के नाम से जो यूनिट होगा उसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे, सिंबल उसका कैपिटल लेटर से देंगे, ठीक है। आप यूनिट जब कभी भी लिखिएगा 2-4 छोटे छोटे, जैसे न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड आता है, केजी मीटर पर सेकंड लिखिएगा तो केजी केजी लिख दिए, मीटर पूरा लिख दिए, नहीं टोटल को सिंबल तो टोटल सिंबल में जाएगा, या टोटल अगर वर्ड में पूरा फुल फॉर्म में लिखेंगे तो सबको फुल फॉर्म में लिखेंगे, एक को सिंबल में दूसरे को फुल फॉर्म में लिखिएगा तब गलत हो जाएगा, याद रखिएगा ये सब चीज़। चलिए, बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा ये मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। काफ़ी समय लिए लेकिन आप लोग के लिए लिया गया था, ये क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी का मान बेटा दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है। कहता है इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। मैंने अभी सिस्टम का चर्चा किया था बेटा, अभी बताए हैं आपका इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो 4 सिस्टम का हम चर्चा आपको अभी जस्ट किए थे। एक आपका एमके सिस्टम था, एमके सिस्टम जिसमें आपका मीटर, केजी और सेकेंड का चर्चा किया गया था, ठीक है। एक आपका सीजीएस सिस्टम था जिसको मैट्रिक सिस्टम या इंडियन सिस्टम कहा गया था, सेंटीमीटर, ग्राम, ठीक है, और सेकेंड बताया गया था। एक आपको कौन सा सिस्टम था, तो एक आपका एफपीएस सिस्टम था जो ब्रिटिश सिस्टम था, फुट, पाउंड और सेकेंड, फुट, पाउंड और सेकेंड। और एक आपका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलता है, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड है, तो इसमें मीटर है तो वही चीज़ इसमें क्या है, सेंटीमीटर है। तो मीटर को किस में चेंज करना होगा, सेंटीमीटर में, सेकंड दोनों में है, तो फटाफट इसको कर दीजिए। इसीलिए बोले थे कि जब तक बेटा ये नहीं जानोगे तब तक नहीं बनेगा। देखो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो ये पढ़ना कितना आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। तो जी का मान क्या हो जाएगा 9.8, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसे पहले समझा चुके हैं। तो ये सेंटीमीटर हो गया, सेकेंड तो सेकेंड में ही रह गया, तो कितना हो गया 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ ऑप्शन है, बिल्कुल कहीं दिखाई दे रहा है भाई, दिखा तो दे रहा है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट इसमें से कौन है, तो बेटा फंडामेंटल यूनिट किसको कहा जाएगा, द यूनिट विच इज यूज्ड फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटी। वैसे यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल। यानी निम्न में से कौन आपको मूल मात्रक है, तो मूल मात्रक वह मात्रक होता है जो मूल राशियों को मापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो मूल राशि को मापने के लिए जो इस्तेमाल में लाया जाएगा उसी को मूल मात्रक कहा जाएगा। तो मूल राशि क्या होता है पहले ये जानेंगे। तो बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है जरा वो ध्यान से समझ लो। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारे होते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशि जो होता है या मूल राशियाँ क्या होगा वो आपको बताना है। तो मूल राशि क्या होगा, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, यानी जो निर्भर नहीं करता है किसी पर, उसी को क्या कहा जाता है, मूल राशि। तो मूल राशि कहने का मतलब जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब क्या, जो स्वतंत्र हो, क्या हो,
स्वतंत्र राशि को ही क्या कहा जाता है, मूल राशि कहा जाता है। स्वतंत्र राशि यानी क्या, वैसा राशि जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, उसी राशि को स्वतंत्र राशि कहा जाता है। और वो यूनिट जो स्वतंत्र राशि को मापने के इस्तेमाल में लाया जाता है, वही आपका स्वतंत्र यूनिट होता है, जिसको स्वतंत्र क्या कहा जाता है, स्वतंत्र आपको फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रा कहा जाता है। जैसे तो फंडामेंटल क्वांटिटी होते कितने हैं बेटा, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। आपको 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। कौन कौन होता है, तो पहला आपका लेंथ आ गया, दूसरा आपका मास आ गया, ठीक है, तीसरा आपका टाइम आ गया, तीसरा आपका समय हो गया, चौथा आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, पांचवा आपके करंट हो गए, धारा हो गया, और छठा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। छठा क्या होगा, पदार्थ की मात्रा हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ठीक है, और सातवां जो होगा आपका लुमिनियस इंटेंसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुमिनियस इंटेंसिटी हो जाएगा। मात्र यही 7 राशि की मदद से पूरा का पूरा इतिहास आपको लिख के रख दिया गया। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, यानी ये 7 के मदद से ही पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मात्र 8वां कोई नहीं है, 8वां अजूबा कोई नहीं है। 7 अजूबा इस दुनिया में, 8वां न कोई, और इसी के चक्कर में सब परेशान होई। तो ये जो आपका 7 अजूबा है, ये 7 अजूबा को आज बिल्कुल अजूबा नहीं रहने देना है। तो ये 7 आपको ऐसे राशि है, आप किसी भी राशि को इस टर्म में तोड़ दीजिए, यानी आपको उसके विषय में टोटल जान। जैसे फोर्स है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, फोर्स है, तो फोर्स आपका इसमें है नहीं है, लेकिन फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुने एक्सेलरेशन। ध्यान से समझिएगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ शायद ही कोई समझाएगा। मास गुने एक्सेलरेशन, तो मास आपका कैसा क्वांटिटी है बेटा, तो फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसा है, तो डेराइव क्वांटिटी। तो डेराइव क्वांटिटी जो डिपेंडेंट होता है, तो इसी 7 से ये भी बना होगा। तो इसको हम इस रूप में तोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो मास हो गया, आइए एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बता टाइम लिख दिए, तो ये दोनों जो आ गया वो आपका फंडामेंटल आ गया। ये दोनों यहाँ पर क्या आ गया, तो ये आपको फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया, और ये जो क्वांटिटी वेलोसिटी है ये आपका डेराइव क्वांटिटी हो गया। अब इसको और तोड़िए, तो मास बटा टाइम तो फंडामेंटल में हो गया, वेलोसिटी को क्या लिख सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अब देखो डिस्टेंस उसमें आ गया, तो ये चारों का चारों जो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चारों का चारों क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। तो इसको लिख सकते हैं एम एस टी माइनस 2, यानी मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, और आपको टाइम हो गया। तो सारे के सारे किससे बने, तो फोर्स किससे बना, मास से बना, डिस्टेंस से बना और टाइम से बना। ये तीनों मिलाकर फोर्स का निर्माण हुआ। इसका यूनिट भी लिख सकता है, तो मास का केजी, ठीक है, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन भी इसका आप लिखना चाहते हैं, तो मास आपका दिया हुआ है, तो मास के लिए m लिखेंगे, डिस्टेंस के लिए l लिखेंगे और टाइम के लिए t लिखेंगे, MLT माइनस 2। तो यूनिट भी पता चल गया, डायमेंशन भी पता चल गया, ठीक है। और आप तो डिफाइन भी कर सकते हैं, तो यही 7 है। और इसके लिए यूनिट जो होगा, तो लेंथ के लिए बेटा हम लोग मीटर इस्तेमाल करते हैं यूनिट, मास के लिए केजी इस्तेमाल करते हैं, टाइम के लिए सेकेंड इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर के लिए केल्विन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल करते हैं, और लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला किया जाता है। क्या किया जाता है, कैंडेला। कहानी खत्म। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट आपको, फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहा जाता है, वैसा क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, स्वतंत्र होता है, किसी पर निर्भर नहीं करता है, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। और उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं वही आपका फंडामेंटल यूनिट होता है। मैंने दिखा दिया। तो कोई भी, जैसे आपका ये डेराइव क्वांटिटी है, फोर्स है, वैसे ही आप W बराबर Fs लिख सकते हैं, W बराबर Fs। तो F का कहानी तो हम तोड़ दिए, तो ये आपका फंडामेंटल है, ये आपका डेराइव्ड है, तो लिख दीजिए S। आप फोर्स को लिख दीजिए मास गुने क्या, एक्सेलरेशन तोड़ सकते हैं। तो ये दोनों फंडामेंटल हो गया, ये डेराइव है, तो मास गुने S लिख देंगे, इसको वेलोसिटी बटा टाइम लिख देंगे। तो ये 3 गो आपका फंडामेंटल, वो डेराइव, तो क्या हो जाएगा, MS² बटा T²। वेलोसिटी को फिर डिस्टेंस बाई टाइम में तोड़ दिए, तो ये टोटल का टोटल फंडामेंटल हो गया। यूनिट लिखिएगा तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन लिखिएगा तो ML2T-2, ये आपका किसका हो गया, वर्क का हो गया, वर्क का हो गया। तो ऐसे ही तोड़ा जाता है। तो बना किससे, तो ये भी आपको मास से, लेंथ से और टाइम से बना है।
समझ में आ गया? तो कौन सा यूनिट होगा इसमें एसआई में? तो ये होगा। आ गया समझ में? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास शीट का इतना दिया हुआ है, यानी आपको ग्लास शीट जो दिया हुआ है, कांच पट्टिका का आवर्तांक आपका 3/2 दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट एयर में जो हवा में जो आपका स्पीड लाइट का है वो आपका प्रकाश का चाल आपको हवा में कितना दिया हुआ है? तो आपका 10 मीटर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो कांच पट्टिका में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो ग्लास का आपका जो दिया गया है तो वो किसके बराबर होगा? तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बट्टा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में जो होगा सो अब बट्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। डायरेक्ट फार्मूला को लगा दिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना दिया हुआ है? तो 3/2 दिया हुआ है। स्पीड एयर का एयर में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड किस में? तो वेलोसिटी जो है ग्लास में, वही आपको निकालना था कि ग्लास में वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी जो ग्लास में होगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये है ही। और बट्टा में क्या आ गया? तो 3/2, तो 3 नीचे आएगा और 2 ऊपर जाएगा। 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आया? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट फार्मूला का यूटिलाइजेशन किए, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। तो बहुत सिंपल होता है, नो डाउट आपको समझ में आ गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी जो आपका हवा में वेग होगा बटा जो ग्लास में वेग होगा, इसका वैल्यू दिया हुआ था, ये आपको निकालना था, इधर डाल दिए। तो 2 वैल्यू पता था और 1 निकालना था। इजी वे में हम निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कहता है द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, सन से अर्थ की दूरी दिया हुआ है 1.49 × 10⁻। ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी इसके डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड का ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर निकालते हैं तो 10 के पावर में निकालते हैं। बेटा जरा ध्यान से देखो कि ये दूरी जो हमारे पास है 1.49 × 10⁸ किलोमीटर दिया हुआ है। अब इसको ऑर्डर के फॉर्म में आपको चेंज करना है। आप चेंज कीजिएगा तो ये तो आपको 10⁸ के ऑर्डर में दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, नो डाउट है। अब आपको चेंज किसको करना होगा? तो इसको चेंज करना होगा बेस 10 के रूप में, बेस 10 के रूप में। तो बेस 10 अगर लीजिएगा तो ये 1.49 10 तो बन नहीं सकता है। 10 बन सकता है, 1.49 कभी 10 नहीं बनेगा। तो 10 से छोटा होगा। तो 10 से छोटा अगर आप पावर लीजिएगा तो अगर हम मान लो कि √10 लेते हैं 10⁻1/2, तो √10 का भी वैल्यू आपको 3.14 के करीब चला जाता है। 3.14 के करीब √10 का वैल्यू चला जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है? √10 का वैल्यू कितना चला जाएगा? 3.14 चला जाएगा। ये 3.16 के करीब जाएगा। और 3.16 जो आपको दिखाई दे रहा है 3.16 के करीब या 14 के करीब जाएगा। तो 3.16 के करीब इसका वैल्यू जाएगा। अब ये आपका 3.16 है और ये आपका क्या दिया हुआ 1.49, यानी 3.16 जो है वो आपको ग्रेटर है किससे? 1.49 से। इट मीन्स क्या √10 से ये जो आपका √10 दिया गया है तो √10 भी जो है वो आपको किससे? 1.49 से बहुत बड़ा है। 1.49 यानी जस्ट इसका ये डबल है, डबल से भी ज़्यादा है। तो ये आपको पावर में नहीं आएगा। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा किस में? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो इसका आ जाएगा वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? इस दूरी का कोटि मान जो आ जाएगा वो आपको क्या आ जाएगा? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी क्या? दूरी का कोटि मान जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? कोटि मान वो आपको क्या हो जाएगा? तो 10⁸ ही रह जाएगा। 10⁸ ही रह जाएगा। 10 के टर्म में हम और इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 10⁸ किलोमीटर। समझ में आया? अगर यहीं पे अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको और कुछ समझा दूं तो आपको समझ में आ जाए कि सर क्या बता रहे हैं। मान लो कि अगर ये डिस्टेंस जो आपका दिया गया है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली आपको 3.2 × 10⁸ अगर देता
और इसका पूछता कि ऑर्डर बताइए, तो इसको बेटा हम लगभग, ये जो आपको दिया गया है इसको लगभग हम √10 लिख सकते हैं। √10 3.16 के बराबर है और लगभग ये उसके करीब है, तो इतना इंटू 10⁸ लिख देते और इसको √10 को 10⁻1/2 लिखते और गुना में 10⁸ हो जाता और इसको बेस सेम है तो पावर को जोड़ देते 1/2 + 8 लिख देते और इसका 10 कितना हो जाता 17/2 हो जाता। ये आपका इस कोटि मान में आ सकता था, लेकिन ये छोटा था, बहुत छोटा था, इसको इसमें चेंज नहीं किया जा सकता था, 10 के बेस में नहीं लाया जा सकता था, इसीलिए इसका ऑर्डर हम इतना लिख के छोड़ दिए। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्या मैं बताने जा रहा था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डाल्टन। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डाल्टन, डाल्टन्स लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो आपको बताते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। इसका कारण होता है, इसका कारण ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो जिस बिंदु पर मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे वहां पर उसके डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, एक से अधिक हो जाएंगे, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको कभी एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, तो एंगल होने की संभावना नहीं बनती है। तो डाल्टन्स के नियम के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ठीक है। इफ यदि एक दूसरे को काटता है, एक दूसरे, यदि एक दूसरे को काटता है तो उस बिंदु पर दिशा एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, जो असंभव है। क्या है, क्या कहता है, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट ईच अदर देन एट द कटिंग पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मोर देन 1 विच इज इम्पॉसिबल। विच इज इम्पॉसिबल, जो असंभव है ये संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने इससे पहले भी सिग्निफिकेंट फिगर का कहानी इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से समझा दिए हैं कि आपका जो सार्थक अंक होता है वो सार्थक अंक क्या होता है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से बता दिया हुआ है कि कोई भी नॉन जीरो संख्या जो अशून्य संख्या होता है उससे पहले जितने भी जीरो होते हैं वो निरर्थक अंक होते हैं, वो सार्थक नहीं होते हैं। कोई भी अशून्य अंक और दो अशून्य अंक के बीच में जितने जीरो होते हैं वो आपको सार्थक अंक होते हैं। डेसिमल के बाद अगर अशून्य अंक लिखते हैं उसके बाद भी जीरो रहता है तो वो भी सार्थक अंक माना जाता है। ये कुछ बताए थे, आपको इसका लिखना है तो लिख दीजिए 32/32 क्या दिया हुआ 32 × 10⁻⁻4। इसको लिखेंगे 32/10⁻4 इतना आ जाएगा, डिवाइड कीजिएगा 0.0032 ये आपको आ जाएगा। और इसका सार्थक अंक तो डेसिमल से पहले तो ये आपका जो होगा वो आपको निरर्थक अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरर्थक अंक हो जाएगा, ठीक है। और आपको सार्थक अंक कितना हो जाएगा, ये आपके सार्थक अंक हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 2, तो सिग्निफिकेंट अंक इसमें कितने हो जाएंगे 2। लेकिन यहीं पर अगर 320 होता है, यहीं पर अगर मान लो 1.10.0322 लिखते तो इसके सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6 हो जाता। और यहीं पर 1.00032000 लिखा हुआ था तो इसके सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सार्थक अंक हो जाता। तो पार्टिकुलर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, नीचे कैसे हुआ वो भी समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पड़ाव उसको देखिएगा। क्या कहता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट
सप्लाई इन इंडिया। बेटा एसी करंट और डीसी करंट जरा ध्यान से समझो। एसी करंट जो होता है, एसी करंट जिसको अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट आपके वैसे करंट होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा चेंज करते रहता है, जिसका परिणाम और दिशा दोनों क्या होते रहते हैं, तो वो हमेशा चेंज करते रहते हैं, उसी को अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, ठीक है, जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्ट करंट के मायने में बहुत एंगल से बेस्ट होता है। डायरेक्ट करंट जो होगा उसके तुलना में बहुत ही अच्छा आपको अल्टरनेटिंग करंट माना जाता है। कहता है हमारे भारत में आपूर्ति करने के लिए कितना हर्ज फ्रीक्वेंसी का, तो इंडिया में बेटा जो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया जाता है वो आपको 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी का होता है और वोल्टेज आपका 220 वोल्ट होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा होगा तो 50 से 60 के बीच में इसको रखा जाता है और 220 वोल्ट का, तो ये आपको भारत में सप्लाई किया जाता है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज योर राइट ऑप्शन, दिस इज योर राइट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इतना पढ़ने के बाद एक थैंक यू तो बनता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने दिखाए, एक एक कॉन्सेप्ट आपके बीच तोड़ के रखे। आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। शुरू से लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहिए। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को ऐसे तोड़ के आपको दिखाऊंगा जैसा आप उम्मीद और आकलन नहीं कर सकते हैं। और भी पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, आप देख सकते हैं, उनसे ज़रा हमको कंपेयर करके देखिए, फिर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, बहुत कुछ मज़ा आएगा। मैंने देखा और देखा भी 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन भाई सेकेंडों ने लगता है, मिनट में, उतना तो बच्चा भी कर सकता है, याद भी कर सकता है। मेरे पढ़ाने का मतलब है कि एक क्वेश्चन उठाए उसको ऐसे तोड़ दे कि बच्चा को कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में रिवाइज हो जाए, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए। ये टीचर का उद्देश्य होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ ए रे वाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन। क्या कहता है कि जब रे को प्रिज्म से पास करवाते हैं, तो आप बेटा प्रिज्म बना लीजिए और यहाँ से रे को पास करवाइए। तो ये कहानी तो आप जानते होंगे सनलाइट का कि VIBGYOR बन जाता है। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, ये आपका स्पेक्ट्रम बन जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पर करता है? तो एंगल जो होगा वो आपको किस पर डिपेंड करेगा? तो नंबर 1 पॉइंट्स, ये आपको एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करेगा। प्रिज्म का जो कोण होगा उस पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करेगा। दूसरा मटेरियल ऑफ प्रिज्म पर भी डिपेंड करेगा। मटेरियल ऑफ प्रिज्म यानी प्रिज्म आपको किसका बना हुआ है उस पर, मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। किस पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज कर जाएगा तो एंगल चेंज कर जाएगा। एंगल ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म यानी प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल जो होगा, यानी जिस वस्तु से प्रिज्म बना हुआ है उस वस्तु का अपवर्तनांक क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। और तीसरा चीज़ जो आपका डिपेंड करेगा वो आपको वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी जो लाइट ले पास करवा रहे हैं प्रिज्म से, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, आपतित किरण का जो तरंग दैर्घ्य होगा उस पर भी, इंसिडेंट रे जो होगा, इंसिडेंट रे का वेवलेंथ क्या होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। और चौथा पॉइंट जो आपको ये डिपेंड करेगा वो आपको किस पर डिपेंड करेगा? तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे यानी जो आपतित किरण है वो किस एंगल से इस पर आ रहा है। तो इन 4 पर आपको एंगल जो आपका होगा, एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो बेटा प्रिज्म में 4 चीज़ पर डिपेंड करता है। किस पर? तो पहला आपको जो है प्रिज्म के कोण पर डिपेंड करता है। दूसरा जो मटेरियल से प्रिज्म बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उस पर डिपेंड करता है। तीसरा वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे यानी जो आपतित किरण है उसका तरंग दैर्घ्य क्या है उस पर। और चौथा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट रे यानी कितना कोण बनाकर कोई रे प्रिज्म पर इंसिडेंट कर रहा है, आ रहा है, उसका आपतित कोण पर भी निर्भर करता है। तो ये चारों पर डिपेंड करेगा। अब आपके पास ऑप्शन है एंगल ऑफ प्रिज्म बिल्कुल सही चीज़ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल सही चीज़ है, एंगल ऑफ द प्रिज्म ये भी सही है, और एक ऑप्शन मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। ये 4 चीज़ था, वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। क्या कहता है? एक कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल दर्पण दिया हुआ है, उसको डुबा दिया जाता है पानी में, जिसका फोकल लेंथ आपका इनसाइड द वाटर विल बी। यानी जब एक आपका पानी है, इस पानी में क्या करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको गौर से देखिएगा। अब आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है?
तो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस यानी क्या, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस यानी ऐसा लेंस होगा, ठीक है। ये लेंस होगा, इसको आप पानी में डुबा दीजिएगा तो इसका फोकल लेंथ बेटा क्या कर जाएगा, तो इसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। इसका फोकल लेंथ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फोकल लेंथ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फोकल लेंथ इंक्रीज क्यों कर जाएगा, उसका कारण आपको बहुत सिंपल कारण है कि इसके जो फोकल लेंथ बढ़ जाएंगे उसका बहुत ही सिंपल और बहुत सुदृढ़ कारण है, ठीक है, कि आपको जैसे ही आप उसमें डुबाइएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, पानी में कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, पानी में कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा में कांच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कम होता है। पानी में कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, पानी में कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो लेस देन क्या होगा, लेस देन हवा में कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हवा में कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले ये हवा में था, पहले ये कहाँ था, एयर में था। तो एयर में जो आपका हवा में कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो आपको कम था, वो आपका कम था, ठीक है। यानी ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, किस में, पानी में ज़्यादा हो जाएगा, हवा में क्या होता है, कम होता है। तो पानी वाला आपका ज़्यादा हो जाएगा, उल्टा हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका, पानी में कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। और जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या, म्यू का मान अगर इसका इंक्रीज कर जाएगा तो इसके फोकल लेंथ भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। जबकि हवा में इसका जो म्यू का मान था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको पानी के तुलना में कम था, तो यहाँ पर आपका फोकल लेंथ इसके कम थे और यहाँ पर बढ़ गया। तो क्यों बढ़ गया, पानी में जब कॉन्वेक्स मिरर को डाला गया तो कॉन्वेक्स मिरर आपका मिरर लेंस है, तो लेंस तो शीशा का बना होगा, क्योंकि शीशा ही ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जो पारदर्शी होता है, आर पार दिखाई देता है। अब लकड़ी का चश्मा बना लेगा तो दिखाई देगा, गधों में गधा कहलाएगा। बैगन का चश्मा बना लेगा, टमाटर का बना लेगा, तो ये संभव है, नहीं संभव। तो शीशा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका पानी में होगा वो आपको ज़्यादा होता है, इसलिए फोकल लेंथ इसका बढ़ जाएगा। पानी में डूबेगा तो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कम था, शीशा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था, कांच का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था, आवर्तांक, वो आपका हवा में कम था, ग्लास में यानी वाटर में ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा जैसे ही पानी में हुआ वैसे ही इसका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा और उसका घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, यानी बेटा भी को क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया, भी को बिल्कुल स्थिर कर दिया गया, ठीक है। द रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्किल डबल्ड, भी को स्थिर कर देंगे तो ओम्स का नियम हमारा क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। इट मीन्स क्या, भी कांस्टेंट है तो आपको आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे। अब क्या कहता है कि करंट को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/i, यानी आर को क्या कर दिया गया, तो R1/R2 कर देंगे, R1/R2। तो जैसे ही कीजिएगा, नहीं आपको रेसिस्टेंस निकालना था, इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट तो आपको करना क्या है, करेंट को डबल कर देना है। करेंट आपका क्या हो जाएगा, आर आपका 1/2i हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा। ये डबल कीजिएगा, ये दुगुना हो जाएगा तो रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल आ गए होंगे, नो डाउट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द वेवलेंथ दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य ऑफ ए रेड कलर लाइट का वेवलेंथ आपको इतना दिया हुआ है, कितना, रेड कलर लाइट का वेवलेंथ आपको कितना दिया हुआ है, आपको 5800 एंगस्ट्रम वेवलेंथ है, किसका, रेड कलर लाइट का। वेवलेंथ ऑफ आर रेड का कितना दिया हुआ है, 5800 एंगस्ट्रम दिया हुआ। वैल्यू निकालना है मीटर में। बेटा पहले भी क्वेश्चन बताए हैं कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। खूब पढ़े यूनिट एंड कन्वर्सन को, इसलिए मैंने बोला था कि आज के बाद समस्या नहीं होगा। 10⁻⁻10 मीटर हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो इसको लिख दीजिए 5.8 गुने क्या हो जाएगा 10, 10 1000 गुने 10⁻⁻10 मीटर। इसको डेसिमल में तोड़ दिए, इसको उड़ाइएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, 1 शून्य काट दीजिएगा, 2 शून्य बढ़ जाएगा। इतना तो आप जानते ही होंगे। तो इसको लिख सकते हैं 5.8 गुने 10⁻⁻10, इसको लिखेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा।
तो बेस सेम है तो पावर को जोड़ दीजिए, इतना मीटर आ जाएगा। कितना आ गया 5.8 गुने 10 पे पावर -7 मीटर आ गया। 10 पे पावर -7 मीटर आ गया। कितना आ गया 10 पे पावर -7 मीटर। है नहीं दिया हुआ, है यहाँ दिया हुआ, तो 10 पे पावर -7 होगा, ये गलती लिखा हुआ था। 5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के बराबर हो जाएगा। आ गया समझ में? इज इट क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देख लेते हैं। 5.8 ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है टू चार्जेज, इफ टू चार्जेज पार्टिकल्स, एक आपका +1 माइक्रोकूलम, दूसरा +5 माइक्रोकूलम, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। रेशियो ऑफ फोर्स है। तो बेटा एक चीज़ याद रखो, मैंने बताया था, मैंने आप लोग को शुरू से चिल्ला चिल्ला के फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया है कि एक मच्छर हाथी पर कितना बल लगाएगा और एक हाथी मच्छर पर कितना बल लगाएगा। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। दोनों के पास कुछ ना कुछ मास होता है, मास होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और चार्ज भी होने के लिए मास की आवश्यकता होती है। चार्ज होने के लिए भी मास की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर भी आपको ये दिमाग में रखना होगा, बिल्कुल दिमाग में रखना होगा, दिमाग खोल के रखना होगा कि आपको किसी भी वस्तु में फोर्स लगने के लिए मास की आवश्यकता 110% जरूरी होता है। 110% मास की आवश्यकता होती ही होती है, क्योंकि वस्तु के पास चार्ज लाने के लिए भी मास चाहिए। तो यहाँ पर जब कोई भी वस्तु, एक मच्छर हाथी पर कितना लगाएगा और एक हाथी मच्छर पर कितना लगाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि फोर्स हमेशा एक छोटा वस्तु हो, बड़ा वस्तु हो, जो भी हो, उस पर जो बल लगेगा वो आपको हमेशा, जो बल आपका लगेगा वो आपको समान मैग्नीट्यूड का लगेगा। डायरेक्शन विपरीत हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा समान होगा। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको मान लो कि कोई बॉडी ए है, पहले तो पॉइंट से मानना होगा दूरी निकालने के लिए, तब इसके बीच एग्जैक्ट दूरी आएगा। ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपका ए बॉडी पर +1 माइक्रोकूलम आपको चार्ज है, इस बॉडी पर आपका +5 माइक्रोकूलम आपका चार्ज है। इन दोनों के बीच में जो आपका फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो आपको रिपल्सिव लगेगा, क्योंकि समान मैग्नेट, यानी ये आपका लाइक चार्जेज है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो ये क्या आ जाएगा 1/4πε0 गुने εr मैग्नीट्यूड Q1 अपॉन Q2 बटा r²। इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे, ये आ जाएगा। लेकिन दोनों ये आपका, ये जो लगाएगा FA के द्वारा जो फोर्स आएगा अब बटा FB के द्वारा जो फोर्स आएगा, यही आपको पूछ रहा है कि यदि दो आवेशित लगाएगा तो उन पर लगने वाला बलों का अनुपात क्या होगा। तो FA पर फोर्स क्या लगेगा, तो FA पर जो B लगाएगा वो क्या लगाएगा 1/4πε0 गुने εr। ये सब तो सेम है। मैग्नीट्यूड इसका तो +1 माइक्रोकूलम, इसका मैग्नीट्यूड तो प्लस तो लेंगे नहीं, क्योंकि हमको लेना क्या है, केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 1 हो गया और ये आपका 5 हो गया बटा r²। के जगह पर कितना 10 का स्क्वायर आ जाएगा। और इस पर भी बेटा सेम ही फोर्स लगेगा, कहीं से कोई अंतर नहीं होगा। और यहाँ 1 गुने 5/10²। ये पूरा कट जाएगा, आपको 1:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो इक्वल मैग्नीट्यूड का ही लगता है। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा, हमेशा आपको दिमाग में रखना होगा कि हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड का ही लगेगा। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो जरा ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ आपका 30 दिया हुआ है। फोकल लेंथ तो एफ आपका कितना दिया हुआ है, तो कन्वर्जिंग लेंस है तो ये आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ऑब्जेक्ट का व्यू आपका कितना दिया हुआ है, तो -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर दिया हुआ। आपको निकालना क्या है, तो पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। लेंस से जो इमेज का दूरी होगा यानी भी का मान निकालना है। तो भी का मान क्या होगा, फटाफट निकाल दो, फटाफट निकालो। सब चीज़ हम ही करें, थोड़ा बहुत तो कर लिया करो यार, थोड़ा बहुत तो किया करो। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब वैल्यू को डाल दीजिए। तो आपको निकालना क्या है, 1/, यहाँ से निकालना है 1/v। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा। तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। तो 1/f आपको कितना दिया हुआ है, तो 30 दिया हुआ है। अब माइनस 1/10 हो जाएगा। 10 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा। अब आपके पास आएगा क्या 30, तो ये आ गया 1। और ये आपको कितना आ गया 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 आ गया, यानी -2/30 हो गया। कट के कितना आ गया, तो 15 आ गया। ठीक है, तो f बराबर क्या 1/f बराबर कितना आ गया, तो
तो 1/f बराबर -1/15 आ गया। तो f बराबर क्या हो गया, f करते हैं 1/v बराबर ना, 1/v बराबर कितना आ गया, तो 1/v बराबर आपके पास जो वैल्यू आया वो आया। तो यहाँ से v बराबर कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। v बराबर कितना आएगा, -15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, v बराबर -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ। डिस्टेंस ऑफ इमेज विल भी कितना होगा वो आपको समझ में आ गया। कितना होना चाहिए भाई, तो -15 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। कितना आना चाहिए, -15 सेंटीमीटर आना चाहिए। डायरेक्ट हम फार्मूला को लगा दिए हैं और आपको बता दिए हैं वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ था वो आपको पता था। वस्तु की दूरी आपको कितना था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ आपको 30 दिया हुआ है। अच्छा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो आपको क्वेश्चन बेटा रिपीट कर गया था। अब कहता है मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम था। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, बिजली से चलता है, बिजली से चलता है और क्या देता है हमको, मैकेनिकल वर्क देता है। तो ये आपको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन, विद्युत मोटर। जनरेटर क्या करता है हमारा, तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन कन्वर्ट करता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है हमारा, ट्रांसफार्मर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आमीटर क्या करता है, तो बेटा आमीटर मेजर करता है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। आमीटर मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका या वोल्ट मीटर जो होता है वो आपको सर्किट में प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको मेजर करने का काम वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर करता है या वोल्टेज को मेजर करके दिखाता है। लेकिन आमीटर हमको किसको मेजर करके दिखाता है, तो वैद्युत धारा को दिखाता है कि वैद्युत धारा कितना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि हीटर वायर इज मेड ऑफ, हीटर का तार, आप जानते होंगे हीटर चलता है तो हीटर बेटा लाल हो जाता है, बहुत जल्दी हीटर का तार गलता नहीं है। अब लाल क्यों होता है, तो सीधी सी बात है कि मान लो कि अगर तार से करंट जाएगा, तो तार से करंट जाएगा, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में बहुत दुश्मन है, तो बहुत दुश्मन है तो लड़ाई तो होना है, सीधी सी बात है, वो हमको जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा तो हम उससे लड़ेंगे। तो करंट जब आपको तार से जाता है तो उसके उस तार का जो आपका हीटर का तार होता है उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो रेसिस्टेंस उसको रोकता है और करंट जाना चाहता है तो दोनों में घर्षण होता है। जब दोनों में घर्षण होगा तो हीट जनरेट करेगा और वही हीट जब लाल होकर गर्म होता है तो उसी हीट का उपयोग तो हम लोग हीटर के माध्यम से करते हैं। तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट आसानी से गले नहीं, ये सब चीज़ होना चाहिए। तो आपका पूछ रहा है कि हीटर वायर किससे बना होता है, तो हीटर वायर बेटा नाइक्रोम से बना होता है। किससे बना होता है, नाइक्रोम से। और नाइक्रोम जो आपका होगा, नाइक्रोम किससे बना होता है, हीटर का वायर नाइक्रोम से बना होता है। नाइक्रोम जो होगा आपका, नाइक्रोम, निकल, टंगस्टन, क्रोमियम और आयरन, हाई रेसिस्टेंस। 1 मिनट, आपका हीटर वायर जो है वो आपको बल्ब का वायर टंगस्टन से बना होता है, हीटर का वायर जो है वो आपको किससे बना होगा, फटाफट नाइक्रोम से बना होगा। और क्यों, क्या फीचर्स होगा वो आपके सामने हम दर्शा दिए हैं, आपके सामने वो फीचर्स आपको दर्शा दिया गया है। फटाफट देखिए किससे बना होगा, तो नाइक्रोम से बना होगा। किससे बना होगा, नाइक्रोम से बना होगा। और नाइक्रोम आपका क्या होता है, नाइक्रोम जो होता है वो आपका किसका मिक्सचर होता है, यहाँ पर कुछ एरर है, एक सेकंड मैं इसको देख लूँ पहले। आपका नाइक्रोम जो होता है वो आपका किसका बना होता है, तो नाइक्रोम बेटा, नाइक्रोम किससे बना होता है, तो नाइक्रोम आपका मिश्र धातु होता है, उसमें बहुत सारे धातुओं का मिश्रण होता है। नाइक्रोम एक ऐसा धातु होता है जिसमें बहुत सारे धातुओं का ऑलरेडी मिश्रण होता है, जिसमें आपका निकेल मिला होता है, क्रोमियम मिला होता है, आयरन मिला होता है। ये निकेल, क्रोमियम और आयरन तीनों को मिलाकर आपको
नाइक्रोम का फॉर्मेशन होता है और इसका रेसिस्टेंस जो होगा उच्च अवरोध होगा। अवरोध इसका कितना होगा, तो बहुत ज़्यादा अवरोध होगा, जो करंट को जाने नहीं देगा, करंट जाने की कोशिश करेगा, वो रोकने की कोशिश करेगा, दोनों में घर्षण होगा, घर्षण से हीट उत्पन्न होगा और आपको तार बिल्कुल लाल हो जाएगा, जलता हुआ दिखाई देगा। मेल्टिंग पॉइंट, अब तार लाल हो जाएगा तो ऐसा ना कि बरक जाए, तो बरकना नहीं चाहिए, पिघलना नहीं चाहिए, तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा होता है, यानी कितना 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका रेसिस्टेंस प्रूफ होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। जो हीटर का तार होता है ना उसमें जंग नहीं लगता है, जंग अवरोधक का काम करता है, जंग उसमें नहीं लगेगा और लंबा समय तक चलता है। उसका लाइफ भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो कि हीटर का वायर क्या काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब कहता है कि पावर जो ग्लास स्लैब का है, कहता है कि पावर ऑफ ग्लास स्लैब विथ पैरेलल फेसेज। बेटा जब पैरेलल फेसेज में यानी बहुत सारे ग्लास स्लैब है, ऐसे ग्लास स्लैब को अगर पैरेलल एक दूसरे के समानांतर रख दिया जाता है, या आपको ग्लास स्लैब 1 है, या आपको ग्लास स्लैब 2 है, या आपको ग्लास स्लैब 3 है, ये ग्लास स्लैब 4 है, अगर एक दूसरे के समानांतर रख दीजिएगा, ग्लास स्लैब को एक दूसरे के समानांतर रख दिया जाता है, तो इसका फोकस बेटा इन्फिनिटी हो जाता है। इसका फोकस क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसका पावर जो हो जाएगा 1/f यानी 1/इन्फिनिटी, तो लगभग इसका पावर कहाँ हो जाएगा, लगभग आपको एब्सोल्युटली 0 के बराबर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, 0 के बराबर। ये तब होगा जब ग्लास स्लैब को किस में रखा जाएगा, समानांतर में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, समानांतर में रखा जाएगा। कब समानांतर में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वो जरा ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। ग्लास और वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट आपको पूछ रहा है किस में, ग्लास में इतना दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो आपका वाटर में होगा वो आपको कितना होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन इससे पहले भी करवाया हूँ। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ग्लास का है, तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में आप बट्टा स्पीड ऑफ लाइट किस में, तो ग्लास में होता है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका अगर वाटर का दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में आप बट्टा स्पीड ऑफ लाइट किस में, वाटर में। ये आपको हो गया। इन दोनों का आप अगर कंबाइन कीजिएगा, आपको पूछ क्या रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट वाटर, आपको सब चीज़ दिया हुआ है, ग्लास उलास का दिया हुआ है, तो आप इन दोनों को कंबाइन कीजिए। इन दोनों को क्या कीजिए, कंबाइन कीजिए। तो आपको पूछ क्या रहा है कि यदि कांच में प्रकाश की चाल इतना है तो जल में कितना होगा। तो इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। 1 को क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपली आपको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको आ क्या जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आप बट्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आप बराबर स्पीड ऑफ लाइट किस में, तो एयर में आ जाएगा। अब बट्टा स्पीड ऑफ लाइट किस में, तो ग्लास में आ जाएगा। अब बट्टा स्पीड ऑफ लाइट किस में हो जाएगा, तो एयर में हो जाएगा। अब बट्टा स्पीड ऑफ लाइट किस में हो जाएगा, तो वाटर में हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कीजिए। तो स्पीड ऑफ लाइट ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब आपके पास बचा क्या, उसका कहानी यहाँ लिखते हैं। तो इधर से स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, तो ग्लास का कितना दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है, तो 3/2 है। तो यहाँ 3/2, 2 को नीचे ले लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना है, तो 4/3 है। 4/3 है तो 4/3 इधर लिख दो आप बराबर। स्पीड ऑफ लाइट वाटर का ऊपर चला जाएगा। वाटर का स्पीड जो होगा वाटर का वो आपका क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट वाटर में। अब बट्टा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास में कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻² 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहा था वो आप निकाल दीजिए। वेलोसिटी जो लाइट का था वो वाटर में कितना होगा, तो वाटर में कितना होगा, तो 3 × 9, 9 बट्टा कितना हो जाएगा 8 और गुने 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 2 4 जा 8 हो गया, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, लगभग आपको 2.25, लगभग आपको 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के करीब आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आपको मैंने पहले भी दिखाए हैं, तो ये भी उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। अब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सुटेबल फॉर ए फ्यूज वायर।
जो फ्यूज वायर होता है बेटा, ये फ्यूज वायर होता है, आपको नहीं पता होगा, बगल में आपको बोर्ड लगा हुआ है, तो बोर्ड में एक फ्यूज वायर होता है इसे पकड़ के खींचने वाला। तो वो फ्यूज वायर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि घर में शॉर्ट सर्किटिंग हो, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल हादसा हो, उससे रोकने के लिए फ्यूज का वायर लगाया जाता है। तो सीधी सी बात है कि फ्यूज का वायर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, आपके घर के वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो पहले ही गल जाएगा, फ्यूज का तार गलबे नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फ्यूज का वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का लोड बढ़े तो वो गल जाए, वो गल जाए तो करंट का सप्लाई रुक जाएगा, वहाँ से कट जाएगा, तो आगे नहीं निकलेगा। तो फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। जो फ्यूज का तार होगा उसका गलनांक बिंदु कम होना चाहिए। रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और पतला होगा, छोटा होगा, पतला होगा और स्मॉल होगा। रेसिस्टेंस तो क्या कहता है कि हाइयर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस आपका क्या होना चाहिए? हाइयर रेसिस्टेंस तो कहता है कि थिक एंड शॉर्ट होगा, थिक एंड शॉर्ट होगा। उसके बाद आपका लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होना चाहिए। कड़ा के बीच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर नॉट सुटेबल, तो मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, बिल्कुल सही चीज़ है। कहता है कि नहीं होना चाहिए। थिक और स्मॉल होना चाहिए, थिन और स्मॉल होगा, थिन और शॉर्ट होगा, थिन होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, नहीं पतला होता है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया, थिन एंड शॉर्ट होगा, ये भी सही ऑप्शन था। और ये हाई रेसिस्टेंस, तो ये आपको तीन चीज़ जो पाया गया सो दिया हुआ है। और एक चौथा चीज़ जो नहीं होगा, मैंने सारा कहानी लिख दिया कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कहता है कि ओम्स का नियम, ओम का नियम जो है वो पालन नहीं करता है। ओम का नियम पालन किसका नहीं करेगा वो आपको पूछा जा रहा है। तो ओम का नियम कहता है नॉट ऑबेड, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का पालन करता है, बिल्कुल करता है ओम का नियम, क्योंकि आयंस ही तो इलेक्ट्रिक करंट को ढोता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो ढोते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहेगा तो कैसे इलेक्ट्रॉन का संचालन होगा? V बराबर IR होता है, तो करेंट आपको तब चलेगा जब इसमें आयंस होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डिस्चार्ज ट्यूब होना ही होना है जहाँ से ये चलेगा, तो वो आपका ट्यूबे लाइक का क्या होता है? सॉलिड होता है ना, तो लिक्विड फॉर्म में होगा तो ट्यूब लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो ट्यूब तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद जैसे वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब कहता है ऑल ऑफ दीज, तो बिल्कुल सही चीज़ है, ऑल ऑफ दीज। क्या कहता है? ओम्स लॉ इज नॉट ऑबे ऑल ऑफ दीज। किसका? ऑल ऑफ दीज, यानी सभी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि आकाश का रंग नीला होता है। बेटा आकाश का रंग नीला क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से जो सनलाइट आपका आता है, ऊपर से जो सनलाइट आपको नीचे की ओर आता है, तो हमारे पृथ्वी के मैक्सिमम हिस्सा में पानी है, मैक्सिमम हिस्सा में पानी है। जब पानी पर लाइट पड़ता है तो वो लाइट स्केटर्ड करता है, वो लाइट क्या करता है? स्केटर्ड करता है। और जो लाइट स्केटर्ड करता है उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, उसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। और तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण उसका जो लाइट का स्केटर्ड लाइट जो वहाँ से बाहर निकलेगा उसका कलर ब्लू होता है। इसलिए हमको क्या दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये दिखाई देता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, नो डाउट। तो ये आपका बहुत ही खूबसूरत सा फिजिक्स का जो लेक्चर था, मैंने इस लेक्चर का लास्ट किया। ये लेक्चर आपको कैसा लगा? बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके बीच इस लेक्चर को रिप्रेजेंट किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा ये लेक्चर रहा है। एक एक चीज़ आपको तोड़ तोड़ के समझाया गया है। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपका ये अपना चैनल है, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट करना नहीं भूलेंगे। हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।